बच्चों अब तक नितेश जगवानिया, यस मैम। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो बेटा। मैम आ रहा आवाज। हाँ ठीक है, ये इसको नोट करो पहले और बिल्कुल ऐसे ही नोट करना कि इसके नीचे मैं आपको ये बनवाऊंगी, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना? सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हाँ यस मैम। देखो इसको अलग से ऐसे लिखो सीओई, इसके नीचे लिखो वेजेस इन कैश। कैश मैंने आपको बता दिया। वेजेस इन कैश किसको कह रही हूं मैं स्टूडेंट्स? मैम वो वैल्यू जो हमारे अकाउंट, यस, जो विच इज पेड इन आवर अकाउंट। यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना, वेजेस इन कैश मींस पेड इन आवर अकाउंट। सेकंड है वेजेस इन वेजेस इन काइंड। वेजेस इन काइंड क्या होगा? मैम जैसे किसी को अगर हाउस मिलता है खाना। यस यस, अदर फॉर्म लाइक हाउस, रेंट फ्री हाउस लिख सकते हो ना यहाँ पे आप लोग, रेंट फ्री हाउस। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, इसमें सब कुछ वो सारे लिखोगे। व्हाट वहां पे लिख सकते हो वॉट एवर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेना बेटा, यहाँ ध्यान देना, मैं एम्प्लॉयर्स लिख रही हूँ, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ध्यान देना क्या लिख रही हूँ, एम्प्लॉयर्स। मैं बार बार ये क्यों कह रही थी, आगे समझ में आएगा तुमको। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू एसएस में लिख रही हूँ, एसएस का फुल फॉर्म तुम लोग लिख लो, सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अभी एम्प्लॉयर्स अब मैं आपको समझाऊंगी, इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद पीएफ, ये होगा आपका पेंशन, ग्रेच्युटी। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। अभी आप देखो, ये दिख रहा है पहला वाला, देखो देखो बच्चों, मैंने कल भी ये बताया कि ऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। दो ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको कहते हैं, अंदर रजिस्टर्ड है वो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे जो भी मल्टीनेशनल कंपनी तो प्राइवेट सेक्टर है, तो यहाँ प्राइवेट पब्लिक नहीं सोचना है, क्या सोचना है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड अ रूल, कौन सा रूल, पीएफ रूल, कि एवरी एम्प्लॉय हैव टू देयर पीएफ अकाउंट एंड एवरी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन, जैसे मान लो मैं डीएवी और मेरे में एम्प्लॉयर कौन है, मैं एम्प्लॉय हूं कि एम्प्लॉयर हूं, एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉय हूं और डीएवी क्या है, एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मतलब द एंटरप्राइजेस इन विच द पर्सन इज वर्किंग, जहां वो काम कर रहा है वो एम्प्लॉयर हुआ, जिसके अंडर में वो काम कर रहा है, जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयर हुआ। तो according to the government norm, government have decided that every management have to pay 10% of PF other than सैलरी, मतलब ये सैलरी जो जाएगा उसके अलावा 10% और सैलरी का 10% और उसको मिलेगा पीएफ अकाउंट में। इसको कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी।
सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है बेटा, देखो यहाँ इकोनॉमिकल सिक्योरिटी से मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, रेलवे में सर्विस कर रहा है, ठीक, तो जब वो रिटायर्ड होगा तो उसका तो इनकम बंद, सैलरी बंद, बट उसका वही लिविंग स्टैंडर्ड, वही इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, वही लिविंग स्टैंडर्ड, इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये नॉर्म बनाया है कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग उसके अकाउंट में हर महीने कितना मैनेजमेंट 10% देगी और 10% उसके अकाउंट से कटेगा। यानी अगर 50,000 किसी की सैलरी है तो 5,000 एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूट करेगा, पीएफ अकाउंट में जमा होगा, और 5,000 रुपया एम्प्लॉयर देगा, मतलब मैनेजमेंट देगा। यानी टोटल उसके पीएफ अकाउंट में 10,000 रुपया जमा हो रहा है, जो आफ्टर रिटायरमेंट वो निकालेगा। एक ह्यूज अमाउंट उसके पास जमा हो जाएगा और ही कैन मेंटेन अ सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या, समाज में उसको आर्थिक सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए नॉर्म बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। उसके बाद ग्रेचुटी भी मिलता है, रिटायरमेंट के बाद एक मुफ्त पैसा मिलता है। अगर किसी ने 10 साल नौकरी किया है तो हर साल का 15 दिन का इनकम उसको रिटायरमेंट में, मान लो 10 साल नौकरी किया तो 150 दिन का उसको एडिशनल इनकम मिलेगा व्हेन दे रिटायर। जिसे रिटायर होगा उसकी सैलरी के हिसाब से, जो उसकी सैलरी एक दिन की बनती होगी उसके हिसाब से 150 दिन की और सैलरी का पैसा एक साथ मिलेगा। इसीलिए तुमने देखा होगा ज्यादातर जब रिटायर्ड होते हैं लोग तो एक मुश्त उनको पैसा मिलता है। वाई? फॉर मेंटेनिंग सोशल सिक्योरिटी, समाज में उनकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए ये गवर्नमेंट ने नॉर्म बनाया है और ये नॉर्म सारे मैनेजमेंट, सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर फॉलो करते हैं, ठीक है। हमें आज ये बात डिस्कस नहीं करना है, ये बात तो हमने 10 में ही पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपको याद दिला रही थी। चलिए, तो दीज आर द पेंशन भी जानते हो, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, तो इसको रिटायरमेंट पेंशन कहते हैं, इसको ओल्ड एज पेंशन नहीं कहते हैं, ठीक है। अब वापस आ जाओ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को हम सीओई का पार्ट मानते हैं, लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को सीओई का पार्ट नहीं मानते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कहीं कहीं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी लिखा रहता है, तो ध्यान देना, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन विल नॉट एडेड इन द नेशनल इनकम, ओनली द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन विल बी एडेड। या ये स्पेलिंग पे जरूर ध्यान देना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को अगर दिया रहेगा इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज एडेड इन द नेशनल इनकम तो लिखोगे यस, और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन तो लिखोगे नो, ठीक है। ध्यान देना इन चीजों को। आगे मूव करते हैं, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ओएस। सीओई डिस्कस्ड, सीओई हमारा डिस्कस हो गया। अब हम आ रहे हैं ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ऑपरेटिंग सरप्लस, अब ये क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस, लेट अस डिस्कस। हम इसी की बात करेंगे। देखो इसमें क्या, अभी यहाँ पे हमने सीओई लेबर से रिलेटेड है, वेजेस से रिलेटेड है। नाउ कम टू दिस ओएस में क्या क्या बच गया, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, याद है ना, ध्यान देना, ये ओएस के पार्ट है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ध्यान देना, इन सब को मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट को भी अलग बांटा गया है, प्रॉफिट के भी 3 पार्ट में बांटा गया है, प्रॉफिट को भी अलग से 3 पार्ट में बांटा गया है। मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पे 3 पार्ट। प्रॉफिट को डिविडेंड, प्रॉफिट किसको मिलता है, प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर को। तो एंटरप्रेन्योर, मान लो रिलायंस क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है, तो उसको जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको वो 3 पार्ट में बांटेगा, डिविडेंड प्लस, कल भी मैंने बताया था वो टैक्स देगा गवर्नमेंट को, तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग, मतलब सेविंग। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये नहीं दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस इज नॉट गिवन, ओनली दीज पार्ट आर गिवन, ठीक है, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, देन यू विल हैव टू ऐड दीज 3 सब कंपोनेंट एंड फाइंड ऑपरेटिंग सरप्लस। पहले इन तीनों को ऐड करके और ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेंगे। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया है और ये भी दिया है, देन क्या करेंगे,
we have to use only operating surplus in calculation of national income, इसको हमको अलग से ऐड नहीं करना, ठीक है, ध्यान देना। और इस तरह क्वेश्चन में दिया रहता है आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए, आपके डिटर्मिनेशन को चेक करने के लिए कि आप कितने सही हो, जानते हो कि नहीं, कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए। तो अगर एग्जाम में ये भी दिया है और ये भी दिया है तो किसको ऐड करेंगे हम? टेल मी द आंसर। ऑपरेटिंग सरप्लस। यस, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस। एक सिंपल सा मैं आपको समझाती हूँ, घर के हिसाब से देती हूँ। मान लो ऑपरेटिंग सरप्लस दादाजी हैं, कौन है ये दादाजी, ठीक है, और ये जो है ये दादाजी के बच्चे हैं, मतलब तुम्हारे अंकल आंटी ये सब, ठीक। और ये फिर ये जो बाकी जो है, मान लो 3 है, इनके 3 बच्चे हैं और इनके ये बच्चे हैं। जब दादाजी के नाम से इनविटेशन जाता है तो इनको अलग से इनविटेशन देने की तो जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती ना, क्योंकि ये इनके नाम से ये सारे जाने जाते हैं, ठीक है। जब दादाजी नहीं रहेंगे तब इनको अलग अलग से जोड़ा जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। जब ये नहीं रहेंगे तब हम इनको जोड़ेंगे, जब ये हैं तो इन्हें हम नहीं जोड़ेंगे। और अगर यही सिचुएशन इसमें भी यूज होगा, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो अलग से तुम्हें इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के ही पार्ट है, इन्हीं को जोड़ के प्रॉफिट बनाया गया है, बिकॉज प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट is given as a tax to the government, जिसको corporate profit tax कहा जाता है, and whatever जो rest amount बचा, it is kept by the entrepreneur, that is called corporate saving. Corporate saving को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है retained earning, ठीक है बेटा। तो कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है उसमें retained earning भी लिखा रहता है, so you have to focus on these things. ये main component, ये सब component और ये उसका इसका सब, ठीक है, समझ में आया बात? अभी इसमें कोई दिक्कत? एक और चीज, कभी कभी एक नया चीज मैं बताने जा रही हूँ, कभी कभी आप देखते होंगे रॉयल्टी लिखा हुआ। रॉयल्टी क्या है बेटा? साथ तक मैंने बताया था, जैसे मान लो किसी को कोई प्रॉपर्टी का राइट है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, मान लो कोई तेल का कुआं है उसके जमीन में, या किसी को कोई पेटेंट राइट मिला हुआ है, उसने कोई किताब, उसके खानदान में उसके दादाजी ने कोई किताब लिखी थी जो अभी भी चल रहा है, उसका पब्लिश होते रहता है, तो जितना बार वो पब्लिश होगा उतना बार उसको, उसके फैमिली मेंबर्स को, उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको पैसा मिलते रहता है, जिसको रॉयल्टी कहते हैं, ठीक है। कोई टेक्नोलॉजी आपने डेवलप किया तो उसको पेटेंट राइट मिला हुआ है, तो जब तक वो टेक्नोलॉजी या जब तक वो ब्लूप्रिंट यूज होगा तब तक उस परिवार को उसका इकोनॉमिकल बेनिफिट का शेयर मिलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये फैक्ट, ठीक है। आई बात समझ में? कोई डाउट नहीं ना है इसमें? कभी कभी रॉयल्टी लिखा रहता है इसलिए मैंने आपको समझा दिया, अदरवाइज यू विल हैव टू रिमेंबर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओनली, ठीक है। नाउ कम टू द, अभी नेक्स्ट आता है नेक्स्ट इनकम। यहां तक एक कोई डाउट स्टूडेंट्स? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? इनकम मेथड समझ में आया बेटा बच्चों? नो डाउट, ओके। ये कॉर्पोरेट सेविंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सब एक ही चीज है, या रिटेन अर्निंग, ये 3 नाम से जाना जाता है। कॉर्पोरेट सेविंग को रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग कहा जाता है। चलो नेक्स्ट मूव टू अनदर पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बचा? एमआई। अब हम एमआई को डिस्कस करने वाले हैं। इसको एमआई का मतलब होता है मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या है? मिक्स्ड इनकम है बेटा इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब अगर खुद का किसी ने रोजगार खड़ा किया हुआ है, जैसे मान लो तुम लोगों में से किसी ने कहा कि नहीं हम नौकरी नहीं करेंगे, मैं आई विल डिसाइडेड टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, ठीक है, मैं खुद से अपना रोजगार खड़ा करूंगा। ही हैज यूज्ड हिज ओन लैंड, he has used his own capital, he has used his own, आप कह सकते हो as working as an entrepreneur, use his own labor, तो इसने अपना लेबर लगा, यूज हिज लैंड, लैंड को क्या मिलेगा? लैंड को मिलेगा रेंट, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, लेबर को मिलेगा वेजेस और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। कैसे मिलेगा? तो सबको उसने खुद ही अरेंज किया है। तो वहां पे क्या हुआ? सारा इनकम मिक्स हो गया
all the income kept by him only, that is why it is called mixed income. और हमारे देश में मैक्सिमम लोग जो है वो बिजनेस होल्डर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो काम करते हैं, इसीलिए और नेशनल इनकम में इस तरह की इनकम को मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम मींस द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। समझ में आई बात? बस इतना ही याद रखना, मिक्स्ड इनकम मींस इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड in our country, their income is not divided in various factor, so factor payment वो अलग अलग डिवाइड नहीं होगा, so it is included as, it is added as mixed income। ठीक है, मिक्स्ड इनकम के नाम से ये ऐड होगा। अब बात आती है क्या हमें ध्यान रखना है, when हमें क्या ध्यान रखना है। अगर किसी को कुछ पूछना है बेटा, कुछ पूछना है अप टू दिस पॉइंट, एनी डाउट बच्चों? नाउ द दिस मेथड इज क्लियर, मेथड इज कंप्लीट। अब इसमें हमें फॉर्मूला ये है, याद रखना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, जिसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा बेटा, जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो निकलेगा जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, डी निकला डोमेस्टिक, क्योंकि इसमें एक और चीज हम ऐड करेंगे प्लस एनएफआई, तो ये हो जाएगा हमारा जीएनपी एलएनपी एफसी। ये आपका यहाँ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे फैक्टर इनकम में उसको नहीं ऐड किया है, जब इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा एलएनपी एफसी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। समझ में आई बात? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई इक्वल टू एनडीपी एफसी। ठीक है, when we add net factor income from abroad it becomes एलएनपी एफसी। ठीक है, जब हमें ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो हमारा निकलेगा सिर्फ एनडीपीएफसी निकलेगा। जब ये भी दिया होगा तो बाय एडिंग दिस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देन वी फाइंड दिस, इसको कहा जाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है, अगर कभी भी बोलेगा फाइंड द नेशनल इनकम तो उसका मतलब होता है एनएनपीएफसी। ठीक है, ये आपका नेशनल इनकम है, एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? फिर हम प्रिकॉशंस बताएंगे, कैलकुलेशन के समय क्या ध्यान रखना है बच्चों। कुछ पूछना है यहां तक कोई डाउट किसी को अप टू दिस पॉइंट? जरा अपना वीडियो ऑन करो तो देखिए जरा तुम लोग कौन सी स्थिति में बैठे हुए हो। वीडियो ऑन करो तो। क्या हो गया, गायब वीडियो ऑन करने के नाम से? हाँ चलो ठीक है, गायब ही रहो। लिसन, ठीक है, सुनो कम से कम। देखो आगे हम आपको बताने वाले हैं कि हमें इसको कैलकुलेट करते समय क्या ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस क्या, हमें प्रिकॉशंस क्या लेना है। ठीक है, तो पहला, ट्रांसफर इनकम इसमें हमें ऐड नहीं करना। फैक्टर इनकम विल बी ऐड, ओनली द फैक्टर इनकम विल बी एडेड, ट्रांसफर इनकम विल बी नॉट एडेड। ट्रांसफर इनकम लाइक ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन, charity, scholarship, pocket money, this type of transfer income will be not added in the factor income. ठीक है, because they are not factor income, they are transfer income. ठीक है, that is why it will not added in the national income. क्यों? reason ये है because it do not create any value addition in the economy. इकोनॉमी में फैक्टर इनकम ही सिर्फ वैल्यू एडिशन क्रिएट करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, फैक्टर सर्विसेज से। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम है वो एक जेब से दूसरे के जेब में चला जाता है, इट डू नॉट क्रिएट एनी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता उससे, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज उससे नहीं बढ़ता है। वैल्यू एडिशन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी नहीं बढ़ती है, इसलिए इसको नहीं ऐड किया जाता। ठीक है,
तो पूछा जाएगा व्हाई ट्रांसफर इनकम इज नॉट एडेड इन द नेशनल इनकम, बिकॉज इट डू नॉट क्रिएट एनी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये इस तरह का रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट आपका इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज से आने वाला पैसा, इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट, लाइक ब्लैकमेलिंग, आप कह सकते हो गैम्बलिंग, जुआ हुआ, चोरी हुआ, डकैती हुआ, ब्लैकमेलिंग हुआ, ये सब का पैसा ऐड नहीं होता बिकॉज दीज आर अनअकाउंटेड मनी एंड इट इज ट्रीटेड एज ब्लैक मनी। ठीक है, अनअकाउंटेड मनी का मतलब ही होता है जिसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया, अकाउंटेड नहीं हुआ, दे आर अनअकाउंटेड, सो दे आर ब्लैक मनी। तीसरा, कमीशन पेड बाय सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स के सेल परचेज से आने वाला जो कमीशन है वो ऐड होता है, लेकिन वैल्यू ऐड नहीं होता। मान लो किसी ने सेकेंड हैंड गाड़ी अपना गाड़ी को बेचा, किसी ने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा, तो जितने में उसने खरीदा, मान लो बेचने वाले में ने 10 लाख में गाड़ी बेचा और खरीदने वाले को उसने 11 लाख में दिया, तो जो दोनों का बीच का डिफरेंस है 1 लाख का, दैट इज कमीशन, ये ऐड होगा क्योंकि वो मीडिएटर अपना ले रहा है कमीशन, दोनों को खरीदने और बेचने के बीच, मतलब अपना कमीशन के रूप में, बिकॉज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टर सर्विसेज एज अ मीडिएटर बिटवीन द सेलर एंड बायर। ठीक है, लेकिन जो 10 लाख में जो गाड़ी बिका, इट विल बी नॉट एडेड क्योंकि इट इज, ये आपका वैल्यू एडिशन इस साल नहीं हुआ है, दैट वाज प्रीवियस ईयर वैल्यू एडिशन, तो इसीलिए ये सेकेंड हैंड गुड्स को तुम जानते हो, सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं ऐड किया जाता है। ठीक है, बट कमीशन को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ब्रोकरेज से लिए, मैंने आपको बताया था पहले भी बेटा, शेयर और हम खरीदते हैं ना, तो हम एक डीमेट अकाउंट खोलते हैं, तो जो भी ब्रोकरेज हाउस होता है, तो ब्रोकरेज हाउस अपना कमीशन लेता है। जब भी हम अपना शेयर बेचेंगे, शेयर खरीदेंगे, तो हमें एक कमीशन पे करना पड़ता है, क्योंकि डीमेट अकाउंट जिसके अंडर में खोले हैं वो ब्रोकरेज हाउस कहलाता है, तो वो ब्रोकरेज लेता है। ठीक है, तो कमीशन लेता है, वो ऐड नहीं होता। ठीक, सॉरी, वो ऐड होता है, लेकिन जो सेल एंड जो शेयर हम बेचते हैं या खरीदते हैं वो ऐड नहीं होता, क्योंकि ये तो एक तरह से आप कैपिटल गेन हुआ, मैंने अपना शेयर बेच दिया, कहानी खत्म, दूसरे के पास चला गया, तो वो एक सिर्फ दूसरे के पास जा रहा है, कैपिटल गेन कहा जाता है, तो वो ऐड नहीं होता। लेकिन ब्रोकरेज जो होता है बेटा, ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेल शेयर, that is added in the national income. Brokerage will be added, but share will be not added. Next, income from lottery is also not added. लॉटरी वगैरह से आने वाला इनकम भी ऐड नहीं होता क्योंकि विंडफॉल गेन है, और इस तरह से इकोनॉमी में किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता है। तो जो भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं करता है या वैल्यू एडिशन का काम नहीं करता है, दैट विल नॉट एडेड इन द नेशनल इनकम। फिर बताया था मैंने प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जैसे हम अपना टाटा मोटर ने गाड़ियां बनाई और खुद उसमें से 4-5 गाड़ी को खुद यूज कर रहा है, दैट विल बी एडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन हुआ ना, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ। इस साल मान लो उसने 2000 गाड़ियां प्रोडक्शन किया, तो 2000 और 2000 में से 10 उसने रख लिया, बट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 2000 ना, तो वो ऐड होता है, याद रखना। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये अलग से ऐड नहीं होता, दे आर द पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रॉफिट के अंदर ये चीजें आती हैं। प्रॉफिट को 3 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग। ठीक है, तो ये जो है बेटा, ये अलग, ये सारे मिला के हमारा प्रॉफिट बना है। वही कह रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और कॉर्पोरेट सेविंग, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है, दे आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली, अलग से उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, दे आर द कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद इनकम टैक्स भी ऐड नहीं होता, बिकॉज इनकम टैक्स क्यों नहीं ऐड होता, क्योंकि आपका इनकम टैक्स इज पेड आउट बाय कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जैसे मुझे सैलरी, आपने क्या पढ़ा, सीओई का पार्ट क्या है, वेजेस इन कैश,
तो जो मुझे कैश मिल रहा है उसी कैश का, उसी इनकम का कुछ पार्ट मैं इनकम टैक्स के रूप में मेरा कट जाता है, मैं उसको पे करती हूँ गवर्नमेंट को, तो दैट द इनकम टैक्स इज द पार्ट ऑफ माय इनकम, सो इट विल बी नॉट एडेड सेपरेटली, उसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वॉट एवर इनकम पेड टू मी इन माई अकाउंट, the income tax is deducted from my salary only, ठीक है, तो इट इज अ ट्रांसफर इनकम, मेरे अकाउंट से गवर्नमेंट के पास चला गया इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, तो इट विल बी नॉट एडेड सेपरेटली, इसको अलग से, ठीक है, तो इसको अलग से जमा करने की, अलग से इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। सो इनकम टैक्स इज नॉट एडेड